दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको अधिगम के बारे में बताऊंगी, यानी कि लर्निंग क्या है, अधिगम की अवधारणा क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम की अवधारणा। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि यदि वे कुछ चाहते हों, दैट मीन्स कि कुछ वो पाना चाहते हों, कुछ करना चाहते हों, तो उस कार्य के बारे में सोचें, उस कार्य को अच्छे से समझें और उस कार्य के बारे में निरीक्षण एवं परीक्षण करें, फिर उस कार्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लें। तो अधिगम प्रक्रिया को संचालित करने के लिए व्यवहार का यानी बिहेवियर का चेतना युक्त होना आवश्यक होता है। यानी आप कॉन्शियस माइंड से ही अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चेतना प्रधान व्यक्ति ही अपनी बुद्धि का अधिकतम प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी वो अधिक से अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतः आवश्यकता इस बात की होती है कि अधिगम क्षमता को क्रियाशीलता के माध्यम से एक ही कार्य को बार बार दोहराने से मन मस्तिष्क में एक ऐसी समझ विकसित हो जाती है जिसके फलस्वरूप बच्चे स्वाभाविक रूप से अधिक समझ पाते हैं और उनकी कार्य क्षमता का विकास भी अधिकतम रूप में होता है। और इसी अवस्था को हम परिपक्वता की अवस्था मान सकते हैं, यानी मैच्योरिटी की अवस्था मान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है। हिंदी में अगर हम कहें तो अधिगम शब्द हिंदी भाषा के दो खंड युग्मों से मिलकर बना है। जैसे अधि जोड़ गम, गम हम जानते हैं कि संस्कृत में एक धातु शब्द है और इसी से हिंदी में भी वो आया है, तो बन गया अधिगम यानी कि लर्निंग, जिसका अर्थ होता है अधिक से अधिक समझना। मतलब किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझना, उसे ग्रास्प करना, अपने अंदर समा लेना, वही लर्निंग है, वही अधिगम है। अब हम देखेंगे कि डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम देख लें तो जॉन्स ने जो कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। जॉन्स, अकॉर्डिंग टू जॉन्स, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। मतलब अधिगम व्यवहार एवं क्रियाशीलों की एक प्रक्रिया है। फिर देखते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, यानी अधिगम जीवन का एक अनुभव है। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब अधिगम समायोजन की एक प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी चीज़ में समा जाना, उसको पूरे अच्छी तरह से अपने अंदर समा लेना, रिस्पॉन्ड करना, वही अधिगम है। अब हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने क्या बोला है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बताया है कि प्राकृतिक वातावरण उद्दीपनों को प्रेरित करते हुए चेतना का प्रयोग करते हुए जो अनुभव किया जाता है, अधिगम का वास्तविक स्वरूप कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। खाना खाने के बाद हम पानी अधिक मात्रा में पीते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा आमाशय यानी इंटेस्टाइन और जठराग्नि यानी एंजाइम्स जो है अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्रबल हो जाता है, और उससे जो ऊर्ध्व सांस होती है वो कम निकलता है, यानी कि पेट हमारा सही हो जाता है और सीने में जलन भी नहीं होता है। लेकिन यह अनुभव वही कर सकता है जो अपने चेतना स्वरूप में इसका अनुभव करता है, यानी कॉन्शस होकर के वो इस चीज़ को थिंक करता है और उस चीज़ को फील करता है। यह अभ्यास का विषय माना जाता है। ऐसे ही हर कोई नहीं बता सकता है। जो आदमी इस चीज़ को कॉन्शस होकर के और नियमित रूप से उसको महसूस करता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, वही इस चीज़ को बता सकता है। अतः यह कहा जाना कि अधिगम एक ऐसी स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है
जो अधिक से अधिक वातावरण में अनुभवों को प्राप्त करते हुए परिपक्वता को प्राप्त करता है। और इस चीज़ को फिर हम एक इसके नेचर के बारे में जानेंगे कि अधिगम की प्रकृति क्या है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने लर्निंग के नेचर के बारे में एक डायग्राम बनाया है। उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ डायग्राम है जो 3 प्रकार से है। एक्टिविटीज़ है, इन्वायरमेंट है, रिस्पॉन्ड है। और इन सभी के बाद वो एक एक्सपीरियंस गेन होता है और उससे मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी जब आ जाती है तो व्यक्ति एडजस्टमेंट करना सीख लेता है। जीवन की वास्तविकता को पूर्णता प्रदान करने के लिए जैसे कि आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक जीवन के अनुभव को प्राप्त करें तथा उसके अनुरूप अधिगम की प्रकृति के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करें। इससे क्या होगा, परिपक्वता की स्थिति होगी और स्वयं को इसमें एडजस्ट कर पाएगा व्यक्ति। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला जो इसका है एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलाप, या हम इसे क्रियाशीलन भी कह सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में किसी भी कार्य की अनुभूति तभी संभव होती है जब उस कार्य विशेष को वातावरण से जोड़ दिया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर हम अधिगम शब्द को अगर स्पष्ट करें कक्षा के थ्रू जोड़कर, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, वर्ग का संचालन किया जाएगा। उसमें क्या क्या कार्य होगा, उसमें अध्ययन, अध्यापन होगा एवं शिष्टाचार के नियमों को जानना जरूरी होगा, जो पूर्ण रूप से क्रियाकलापों या क्रियाशीलों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अतः यह कहा जाना कि अधिगम की प्रकृति क्रियाशीलन युक्त है, युक्ति संगत प्रतीत होता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, इन्वायरमेंट यानी वातावरण। अधिगम की प्रक्रिया को वातावरण के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि अधिगम तभी संभव होगा जब बच्चों को उनके लायक वातावरण की प्राप्ति हो जाएगी। यह वातावरण अध्ययन अध्यापन के क्रम में कुशल शिक्षक के निर्देशन में निर्मित हो पाएगा। अगर शिक्षक कोई कुशल हो, जिसको बच्चे के मनस्थिति को भी जो समझ सके, जो अपने विषय वस्तु से पूर्णतः परिचित हो, तो ऐसे में क्या होगा कि सही वातावरण दे सकेगा शिक्षक। और अगर परिवार में भी इस वातावरण शब्द को व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि वहाँ से भी एक संस्कार युक्त वातावरण बच्चों में आता है जिसमें अधिगम की प्रक्रिया संचालित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम की प्रकृति वातावरण से युक्त है। अब आते हैं रिस्पॉन्ड यानी उद्दीपन। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति सबसे पहले अपने चेतनावस्था में वातावरण से क्रियाशीलों के माध्यम को व्यवहार में बदलता है और फिर अपने प्रेरक तत्वों को आगे लाकर उद्दीपन की क्रिया यानी रिस्पॉन्ड करता है किसी चीज़ को, और फिर कार्य संपादित होता है, जिससे उसमें क्या आती है, परिपक्वता आती है और वह अनुभव को बढ़ाकर जीवन यापन का एक सरल माध्यम बन जाता है। अब आते हैं एक्सपीरियंस यानी अनुभव। प्रत्येक रिस्पॉन्ड या उद्दीपन के बाद व्यक्ति विशेष को उस कार्य के द्वारा एक अनुभव प्राप्त होता है जिसे परिपक्वता की पहचान मानी जाती है। यानी जब तक व्यक्ति अनुभव करके कुछ सीख नहीं लेता है तब तक वह मैच्योर नहीं हो सकता है। शिक्षा शास्त्र में भी इसी तरह से कुछ ऐसी क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती हैं जो जीवन के सफल संचालन के लिए आवश्यक होता है। अतः अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस जो है हमें इस बात के प्रति सचेष्ट करता है यानी जागरूक करता है। किसी भी कार्य के प्रति अपने अनुभव को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। इससे क्या होता है, जीवन का संचालन विकास की ओर उन्मुख होता है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं। अब आते हैं मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। इस अवस्था में अधिगम की अधिकतम सीमाएं पूर्ण हो जाती हैं, यानी कि व्यक्ति मैक्सिमम मैच्योर हो चुका होता है, क्योंकि क्रियाशीलन व्यवहार, वातावरण तथा उद्दीपन ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर परिपक्वता प्रदान करती हैं।
और यह स्थिति निश्चित रूप से सीखने की प्रक्रिया को बल प्रदान करता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगता है, यानी सर्वांगीण विकास होने लगता है। फिर अगला पॉइंट आते हैं एडजस्टमेंट यानी समायोजन। अधिगम के क्रम में ये अंतिम और पूर्ण इकाई मानी जाती है, क्योंकि समाज में उसी का अस्तित्व रह पाता है जो अपने अनुभव के द्वारा, यानी अपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसके द्वारा एनवायरनमेंट से सामंजस्य स्थापित करना सीख लेता है, यानी कि एडजस्टमेंट करना सीख लेता है। अतः हमें भी इस बात का अवलोकन अवश्य करना चाहिए कि हम भी एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के माहौल में समायोजन कर सकें। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि लर्निंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन एंड नेचर, ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग क्या है, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अगर हम पहला कारक माने इसको, तो शारीरिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर्स मान सकते हैं। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत वैसे तत्वों को शामिल किया जा सकता है जिसके आधार पर व्यक्ति के शारीरिक स्थिति को अनुकूल पाया जाए, यानी वो हर तरीके से उसका फिजिकल जो स्ट्रेंथ है या फिजिकल फैक्टर्स है वो सही हो। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी अगर शारीरिक रूप से आप सक्षम रहेंगे, मतलब कोई भी बैड परिस्थिति आए, गलत कोई तरीके का, किसी तरह का कोई गलत समय चल रहा हो, ऐसे में अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो अधिगम की प्रक्रिया आपकी बाधित नहीं होगी। जैसे कि अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। अब सोचिए उन्हीं में से किसी का अगर कोई एग्ज़ाम होने वाला हो या किसी तरह का कोई ऑफिस में कोई वर्क कर रहा हो, अगर वो शारीरिक रूप से सही रहेगा तो वो अपना वर्क करते रहेगा, उसके वर्क में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और क्या होगा, जीवन भर व्यक्ति अधिगम में लगा हुआ भी रहेगा, यानी वो लर्न करता रहेगा। तो अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें से हम देख लेते हैं। पहला, सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियाँ। आप तो जानते ही होंगे कि जैसे मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। इन सबों का कार्य देखना, सूंघना, सुनना, किसी चीज़ का स्वाद लेना या टच करके देखना। जिस व्यक्ति में ये पांचों क्रियाएं सरल तरीके से अगर होती हैं तो निश्चित रूप से वह अधिगम की प्रक्रिया के लिए सक्षम माना जा सकता है, यानी कि वो लर्निंग कर सकता है। अब आते हैं फिजिकल या मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। एक उक्ति भी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, यानी हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों, उनमें स्वस्थ विचारों का जन्म होता रहता है। अधिगम की प्रक्रिया भी तभी सफल हो पाती है जब जीवन के अनुभवों को समझने की इच्छा भी हो और साथ साथ उसमें व्यक्ति आकर्षण भी रखे। अब अगला पॉइंट देंगे, विल टू लर्न यानी अधिगम की इच्छा। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के लिए आवश्यक तत्वों में से ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति में, क्योंकि सीखना और सिखाना एक ऐसा कारक है जो व्यक्तियों के मनोवृत्ति को बदलकर उनके व्यक्तित्व में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव लाता है। और इसके द्वारा व्यक्ति विशेष क्या करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, यानी अधिक एक्टिव हो जाते हैं और फिर लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अतः व्यक्ति में सीखने की इच्छा तो अवश्य होनी चाहिए। अब आते हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि जन्मजात भी हो सकती है या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसमें कमी हो या अगर व्यक्ति की वृद्धि की इच्छा ही समाप्त हो तो सामान्यतः आनुवांशिकता एवं वातावरण के कारकों द्वारा उनमें सामान्य बुद्धि की जा सकती है, क्योंकि गुणसूत्रों का वहन करना आनुवांशिक क्रियाओं में सन्निहित होता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि बुद्धि सीखने और समझाने के कार्य को
समुचित तरीके से करता है। यानी बुद्धि जब हो तो वो सीखना और समझना यानी लर्निंग अच्छे से कर सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की होती है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि में अधिक से अधिक क्रियाशील कारकों के कारण अपने पारिवारिक संसार को क्रियाशील या संग्रहित बनाकर रखे, क्योंकि बुद्धि मैंने बताया जैसा कि ये अभी जन्मजात भी होता है और सार्वभौमिक भी होता है। तो अगर बालक कोई जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, गर्भावस्था से ही उसको अगर पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो उनमें बुद्धि की अधिकता होगी, और बुद्धि की अधिकता होगी तो वो लर्निंग भी अच्छे से कर पाएगा। अब आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की ओर, यानी वातावरणीय कारक क्या है। इसके अंतर्गत भी वही होता है वातावरण। वातावरण शब्द संपूर्ण शिक्षा जगत को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। इससे क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान को यह प्रभावित करता है। एक प्रशिक्षण संस्थान अगर कोई है, जैसे कि बीएड कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, प्रशिक्षण संस्थान हो गया, जहाँ छात्र छात्राएं क्या करने जाते हैं, एक योग्य एवं सफल शिक्षक या शिक्षिका बनने के लिए जाते हैं। तो अगर वो अपने आप को एनवायरनमेंट में तैयार कर लें और फिर अच्छे से लर्निंग करें तो वो भावी पीढ़ी को भी योग्य नागरिक कहें या योग्य व्यक्ति कहें, वो तैयार कर पाएंगे। तो इसलिए स्वयं सबसे पहले शिक्षक को योग्य होना आवश्यक होता है और उनको अपने वातावरण में ढलकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए और अपने अधिगम की इच्छा को और बढ़ाते हुए अधिगम करना चाहिए। अब आते हैं अदर फैक्टर्स में, यानी अन्य कौन कौन से कारक हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले। तो इनमें बहुत सारे कारक हैं, हम कुछ भी 4-5 कारक दे सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु की प्रकृति हम दे सकते हैं। मेथड ऑफ लर्निंग दे सकते हैं। प्रैक्टिस दे सकते हैं। प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम उस फील्ड में परफेक्ट बनेंगे जिस फील्ड में हम अधिगम कर रहे हैं। इसके अलावा हम पॉइंट दे सकते हैं टीचर एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षक एवं अधिगम की प्रक्रिया। और 5वां पॉइंट हम दे सकते हैं ज्ञान और परिणाम, यानी नॉलेज एंड रिजल्ट। तो दोनों ही शब्द क्या है, एक दूसरे से के पूरक हैं। जैसे प्राण और शरीर, शरीर के बिना प्राण का कोई महत्व नहीं और प्राण के बिना शरीर निर्जीव है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक जिस प्रकार हैं, वैसे ही ज्ञान और उसका परिणाम भी एक दूसरे का पूरक है। तो अधिगम की प्रक्रिया का प्रश्न है, उसमें स्किनर का जो मानना है कि ज्ञान आधार होता है और परिणाम उसका उद्देश्य। तो इस क्रम में पथ प्रदर्शक के रूप में एक शिक्षक अपनी दक्षता का प्रमाण देता है और अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा, यानी लर्निंग प्रोसेस के द्वारा चाइल्ड और नेचर दोनों के बीच में एडजस्टमेंट स्थापित करता है, और जिसका आधार क्या होता है, नॉलेज। और यही नॉलेज विद्यालय में उचित पठन पाठन के द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। यानी एक शिक्षक के पास जो भी नॉलेज है वह नॉलेज वह अपने विद्यार्थियों में समाहित करता है, तथा इससे विभिन्न क्रियाओं के संपादन के कारण परिणाम की प्राप्ति भी होती है, जो भविष्य का आधार बनता है। जो परिणाम वो प्राप्त करेंगे लर्निंग के बाद, उसी से उस बालक का फ्यूचर डिपेंड करता है। अतः शिक्षकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यालय के एनवायरनमेंट को इस तरह व्यवस्थित करें कि उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कुशल बने और कुशलता से अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।